नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट क्लासेस यूपी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी और अब तो मौसम भी गर्मी भी कम पड़ चुकी है, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोग यूपी स्पेशल का आज नेक्स्ट क्लास लेने के लिए आ गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जिला दर्शन पढ़ रहे थे उत्तर उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पेशल में, ठीक है। और जिला दर्शन में हम लोग लगातार लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आपका हरदोई, ये रायबरेली, उन्नाव, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हो चुके थे। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हो चुके थे। इसी के आगे आज हम लोग लेकर आए हुए हैं क्लास। और इसमें आज के डेट में हम आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इटावा जिले का जो भी इतिहास रहा है, औरैया और कानपुर देहात, कानपुर नगर, इन दोनों को आज की क्लास में कवर करने का काम करेंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को और जानते हैं इटावा के विषय में, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारा इटावा है, यह जो है यमुना तथा चंबल नदियों के किनारे स्थित है। इसी के पास से जो है इटावा के पास से ही हमारी यमुना नदी भी निकलती है और चंबल भी नदी निकलती है। और चंबल नदी जो है या चंबल जो चंबल का एरिया है वो डाकुओं के लिए काफी फेमस रहा है। चाहे वो ददुआ रहे हों, चाहे वो फूलन देवी रहे हों, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो इटावा जो है यमुना और चंबल नदी के किनारे स्थित है। और हिंदू धर्म के जो महाकाव्यों में चंबल नदी के किनारे बसे शहर का नाम इटावा मिलता है, ठीक है। यानी जो हिंदू धर्म के महाकाव्य है वहां पर चंबल नदी और इटावा दोनों की चर्चा मिलती है, यहाँ पर ये बात कही गई है। हाँ, और यह क्षेत्र जो है भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार यानी रामायण और महाभारत के अंदर भी उल्लेखित है, ठीक है। ये चीज आप लोग जान के रखिए कि इटावा आज कोई नया शहर नहीं है। यह चंबल नदी या यमुना नदी कोई इतना नई नदी नहीं है। इसका जो है रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, इटावा क्षेत्र का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इटावा के लिए और हम सब भारतीयों के लिए, यूपी वालों के लिए भी, ठीक है। आगे दिया गया इटावा में जो है गुप्त शासक, कुषाण शासक और जो नाग वंश के शासक, इन तीनों वंशों ने यहाँ पर शासन किया। अगर इतिहास की बात की जाए तो गुप्त शासकों ने भी यहाँ पर शासन किया है, कुषाणों ने भी, और नाग जो वंश था यहाँ के, इन तीनों शासकों ने यहाँ पर शासन किया है, ठीक है। ये चीजें जान सकते हो। इटावा जनपद जो है अवनालिका अपवर्दन से सर्वाधिक प्रवाहित होता है, इसलिए ये हर साल जो है चर्चा का विषय भी बना रहता है। ये चीजें आप लोग एकदम याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ठीक है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ये जो है इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया था एक बार पीसीएस में कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं A.O. ह्यूम, ये जो है कहाँ के कलेक्टर हुआ करते थे? तो ये इटावा के कलेक्टर थे। ये बात आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इन्हीं के समय में भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो ये थे, इन्हीं के समय जो 1857 की क्रांति हुई थी। और A.O. ह्यूम जो है, ठीक है, इन्हें शिमला का संत भी कहा जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए शिमला का संत किसे कहते हैं, तो A.O. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं औरैया जिला के विषय में, ठीक है। औरैया थोड़ा सा दिया है यहाँ पे, इसको देखेंगे। इटावा से अलग होकर 1977 में, ये सन जरूर याद रखेंगे, औरैया जो है इटावा से अलग होकर 1977 में एक नया जिला बना था। तो इससे आपसे पूछेगा, दो प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि बताइए औरैया जो है किस जिले से कटकर बना था, तो इटावा जिले से कटकर बना था। और कब इटावा से अलग हुआ था, तो 1977 में जो है इससे अलग हो गया था। ये बात आप एकदम नोट कर लीजिएगा। आगे आइए जानते हैं, यह जनपद प्राचीन काल में, ठीक है, यह जनपद प्राचीन काल में पंचाल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। और पंचाल का उल्लेख हमने कई बार किया है, बरेली भी पंचाल का ही हिस्सा हुआ करती थी। जो पंचाल के महाराजा थे ध्रुपद, वो भी काफी, उनका ज्यादा लंबा क्षेत्र था। तो आपसे पूछेगा कि जो है महाजनपद काल में जो इटावा या औरैया का क्षेत्र है, ये किसके अंतर्गत आता था? तो किसके अंतर्गत आता था? तो ये पंचाल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। आपको पता है जब 16 महाजनपदों का जो है उदय हुआ था। आगे आइए देखते हैं, यह जनपद जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। औरैया भी आपका जो है, औरैया भी आपका जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये नदियों को बहुत ज्यादा पूछता है कि कौन सा किस नदी के किनारे स्थित है। तो अभी इटावा को भी पढ़ा है, यमुना और चंबल, और इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन ये भी है कि जो लायन सफारी है, ठीक है, लायन सफारी जो आपकी इटावा के अंदर है, इसे याद रखेंगे। और यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। लायन सफारी अगर पूछेगा तो इटावा, अगर आपसे पूछ रहे नाइट लायन सफारी, तो ये लखनऊ में बनाई जा रही है, जहाँ इसका कार्य चल रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, कभी अगर आप में से कोई गया होगा इटावा, जो यह लायन सफारी है, इसकी जो टिकट है अभी तक 200 रुपए की हुआ करती थी, ठीक है। इसको जो टिकट है वो अभी तक 200 हुआ करती थी हम भारतीयों के लिए। लेकिन अब भाई अभी हाल ही में ये जो है इसमें
अब यह 250 रुपए की कर दी गई है, यानी 50 रुपए जो यहाँ पर है टिकट में बढ़ा दिया गया है। अगर यहीं पर कोई एक विदेशी व्यक्ति होता है, अगर यहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति आता है घूमने के लिए, तो उसके लिए इसी लाइन सफारी में इसके लिए जो टिकट है ये 650 के आसपास इसको दी जाती है। ठीक है, हम सब भारतीय हैं इसलिए हमें 200 या 250 की मिल जाती है टिकट। अभी तक 200 की थी, अब 250 की। लेकिन यहीं पर कोई विदेशी नागरिक आता तो उससे 650 रुपए की ये टिकट उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप में से कोई गया होगा यहाँ पर तो आप सभी को पता होगा। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे, लायन सफारी इटावा और नाइट लायन सफारी लखनऊ के अंदर पाई जाती है। यह भी इसमें कार्य चल रहा है। अब जो एक महत्वपूर्ण जिला है कानपुर देहात, इसके विषय में आइए जानते हैं। कानपुर देहात और नगर दोनों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कानपुर देहात के विषय में जानेंगे। इसका जो मुख्यालय है ये अकबरपुर माती में बनाया गया है। ठीक है, इसी के क्षेत्र में आता है, इसे याद रखना है। हाँ, 1976 में प्रशासन में सुविधा के लिए कानपुर को 2 भागों में बांटा गया था। यह बात याद रखेंगे कि कानपुर को 2 भागों में कब बांटा गया। आपको पता है ना, कानपुर नगर और कानपुर देहात 2 क्षेत्रों में बांटा गया, तो इसे याद रखेंगे। 1976 में प्रशासन के सुविधा के लिए कानपुर को 2 भागों में बांटा गया था, कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो यह सन जरूर याद रखना कि 2 भागों में कब बटा था, 1976 में बटा था। लेकिन 1977 में पुनः दोनों जिलों को एक कर दिया गया था। ये भी पूछेगा कि जब बांटा गया तो 1976 और फिर से पुनः दोनों जिलों को एक करने का काम कब किया गया था, तो 1977 में किया गया था। और 1981, ठीक है, 4 साल बाद 1981 में पुनः दोनों जिलों को फिर से बांट दिया गया। और 1981 से लेकर अब तक ये दोनों अलग अलग चले आ रहे हैं। ये दोनों याद रखेंगे। 76 में अलग किया गया, फिर 77 में किया गया, और 81 में फिर से दोनों को अलग कर दिया गया। ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इनके सन जो है, इनकी डेटें आप याद रखना, 77 और 76, 77 और 81। आगे है कानपुर देहात को कुछ समय के लिए रमाबाई नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक, इसे क्वेश्चन है, इसे याद रखना है कि कुछ समय के लिए जो है कानपुर को रमाबाई के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसे रमाबाई नगर कहा जाता था कानपुर को। तो आपसे पूछेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस शहर को रमाबाई नगर के नाम से जाना जाता था, तो याद रखना है कानपुर को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कानपुर में कानपुर की जो स्थापना, इसे याद रखना है। कानपुर की इसकी जो स्थापना होती है, एक हिंदू राजा होते हैं, इनका नाम होता है हिंदू सिंह। ठीक, तो आप ये याद रखना कि कानपुर शहर जो है हमारा, कानपुर की स्थापना किसने की थी, तो राजा हिंदू सिंह के द्वारा की गई थी। और कानपुर का जो मूल नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानपुर का जो मूल नाम है, उस समय इसे कानपुर कहा जाता था। ठीक है, और कानपुर जो ये कानपुर हुआ करता था, ये भगवान श्री कृष्ण, आप सभी को पता है, एक भगवान श्री कृष्ण हुए जो महाभारत के सबसे बड़े महानायक हुआ करते थे, और इन्हें भगवान की संज्ञा दी गई है। तो जो हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, इन्हें कान्हा भी कहते थे। तो इस कानपुर का जो प्राचीन नाम था, कान्हपुर ही कहा जाता था। और कानपुर से अब इसे फिर उसके बाद इसको जो है कानपुर कर दिया गया, क्योंकि कानपुर थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत होती थी और उतना अच्छा नहीं होता था। तो आपसे पूछेगा कि कानपुर का पुराना नाम क्या था, कानपुर किस भगवान के नाम पर रखा गया था, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कानपुर इसका नाम रखा गया था। हाँ, और इसके कुछ उपनाम है, इन्हें आइए जानते हैं। इसे पूर्व का मानचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पूर्व का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को। और यहाँ पर इसे चर्म सिटी, आप सभी को पता है चमड़ा उद्योग के लिए काफी फेमस था, तो इसे चर्म सिटी के नाम से भी जानते हैं। और चर्म सिटी से याद रखना, यहाँ पर इतना ज्यादा, एक यहाँ पे कानपुर में आप जाएंगे ट्रेन से तो एक इलाका होता है कानपुर का, एक एरिया होता है जिसे मरी कंपनी के नाम से जाना जाता है। यदि आप कभी वहां पे गए होंगे, जैसे आप वहां जाओगे तो वहां से बहुत ज्यादा बदबू आती है, क्योंकि यहाँ पे कटिंग वटिंग का काम, चमड़े उमड़े का काम होता था। तो ये गंगा नदी जैसे आप उन्नाव से कानपुर में प्रवेश करोगे, बस थोड़ी ही देर में ये पड़ जाता है। तो एरिया काफी इसके लिए, और कानपुर कई बार इन चीजों के लिए काफी जो है यूपी का सबसे गंदा शहर घोषित हो चुका था। इसलिए कानपुर का प्रशासन ने थोड़ा सा इस पर गौर किया है, यूपी की सरकार ने इस पर गौर किया है। तो जो चमड़े का काम यहाँ पर होता था, उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, कम पड़ गया है। तो वहां से कंपनियां भागी, तो उन्नाव की ओर भागी, और कुछ कंपनियां जो है ये चमड़ा की जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, इससे जो कटिंग वटिंग, जानवरों की कटिंग भी यहाँ पे होती थी शायद पहले। ठीक है, और चमड़े के जितना भी कार्य होते हैं वो सारे काम यहाँ पे होते थे। तो कुछ कंपनियां आगरा की ओर प्लान कर जाती हैं और कुछ उन्नाव की ओर प्लान कर जाती हैं, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा ये चीजें यहाँ पर कम है। लेकिन नाम तो इसका चर्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। चर्म सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो कानपुर। हाँ, और इसे विस्फोट नगरी भी कहते हैं, आपको पता है, इसे विस्फोट नगरी भी कहते हैं, इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कानपुर में गन फैक्ट्री भी है। आप सभी लोग बताएंगे जो कानपुर में गन फैक्ट्री है, उस गन फैक्ट्री का नाम क्या है, ये आप लोग सभी लोग कमेंट में जो है बताएंगे। हाँ, कानपुर से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। यह जो है सबसे पहली विशेषता, यह गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा है।
ठीक है, जो गंगा नदी हमारी बह रही है, ये गंगा नदी मान लो इधर से आ रही है, ठीक है, गंगा नदी से आ रही है, तो जो हमारा कानपुर है गंगा नदी के दाहिने साइड में पड़ता है, ये कानपुर हो जाता है, और इधर आपका हो जाता है उन्नाव। ठीक है, उन्नाव का शुक्लागंज एक पार है और दूसरी तरफ जो है वो कानपुर पड़ जाता है। तो याद रखना है, सबसे पहली विशेषता क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कानपुर जो है गंगा नदी के किस साइड में बसा है, दाहिने या बाएं, तो आपको याद होना चाहिए गंगा नदी के दाएं साइड में बसा हुआ है। फिर आगे दिया गया गंगा के किनारे यूपी का सबसे बड़ा शहर है। आपसे पूछेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो गंगा के किनारे बसा है, तो वो कानपुर है। बसे तो बहुत सारे शहर हैं, लेकिन उन शहरों में सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर शहर को माना जाता है। ठीक है, और फिर इस शहर के किनारे जो है, याद रखना, इस शहर के किनारे गंगा सर्वाधिक प्रदूषित होती है। आपको एक चीज तो दिमाग में होना चाहिए, जितना बड़ा शहर होगा उतना ज्यादा प्रदूषण होगा। कारण है कि यमुना नदी से जब दिल्ली से होकर बहती है तो उसे जो है नाला भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी वहां पे इतना ज्यादा जनता है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, तो पूरा गटर का पानी जितना भी कूड़ा कचरा सब बह के उसी में आता है। इस वजह से काफी यमुना नदी जो है प्रदूषित हो जाती है। तो उसी प्रकार जब इतना बड़ा शहर बसा है गंगा नदी के किनारे, तो इसका गटर का पानी और भी जितना ज्यादा कूड़ा करकट जितना जो भी है तो सब बहकर इसी में तो आता है, इसीलिए गंगा नदी भी काफी प्रदूषित होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय इस पर काफी ध्यान दे रही है और जो है काफी साफ सफाई का काम करने का जो है काम कर रही है। ठीक है, तो याद रखना है गंगा नदी जो है यहाँ पे काफी प्रदूषित हो जाती है। फिर आगे दिया गया उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी कानपुर को माना जाता है। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ, लेकिन वाणिज्यिक राजधानी क्या माना जाता है, तो वो कानपुर को ही माना जाता है। ये चीजें आप लोग एकदम याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थान तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थल है कानपुर से। तो सबसे पहले याद रखना है, यूपी के जो है कानपुर में दलहन अनुसंधान संगठन है और काफी फेमस है। और तो से याद रखना, पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो वो कानपुर में है। हाँ, और इसी शहर में जो है कृत्रिम अंग का कारखाना भी स्थित है। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के किस शहर में कृत्रिम अंग का कारखाना है, जो कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, तो वो कारखाना भी जो है कानपुर में ही स्थित है। और इसी शहर यानी कानपुर में उत्तर प्रदेश का पहला मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, आप सभी को पता है स्टॉक एक्सचेंज रुपए पैसे से संबंधित होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भी कानपुर में ही खोला गया था। हाँ, और चकेरी हवाई अड्डा, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा यहीं पर स्थित है। ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, आइए इधर जानते हैं पर्यटक के लिए जो है प्रसिद्ध है मोती झील, यहीं पर है। ठीक है, एक मोती झील है यहीं पर है, ये जो है पर्यटक स्थलों के लिए, पर्यटन जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनके लिए फेमस है। और गुप्तकालीन जो भीतरी का जो मंदिर है वो कानपुर में स्थित है। ठीक है, पूछा जाता है कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो कानपुर में स्थित है, वहीं पर यहाँ पर दिया गया भीतरी मंदिर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ पे है, तो ये कानपुर में। ये चीजें आप लोग याद रखना है। आइए आगे देखते हैं, कानपुर में ही बिठूर एक तीर्थ स्थल है जहां पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां पर है, तो आपको याद होना चाहिए बिठूर में है। और यह बिठूर जो है यह कानपुर के ही पास पाया जाता है। ठीक है, हाँ, आइए जानते हैं आगे। जो महर्षि वाल्मीकि थे इन्होंने रामायण की रचना की, इन्हें रामायण के रचयिता भी माने जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर अयोध्या अंतरराष्ट्रीय जो अड्डा है इनका भी नाम रखा गया। ठीक, तो ये दोनों तथ्य आप याद रखेंगे कि वाल्मीकि का आश्रम कहां पर है, बिठूर में है। बिठूर कहां पे है, कानपुर में है। ठीक है, और फिर इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो रामायण इन्होंने ही लिखा है। और इन्हीं के नाम पर जो है अयोध्या में जो एक क्या है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। और हाँ, एक चीज और जानेंगे, ये जो बिठूर है आप सभी लोग बताएंगे ये किस नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर दो नदियों का संगम है। वो कौन सी दो नदियां हैं जो यहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पे बिठूर स्थान है। और ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर हर साल जो है लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ये आज से नहीं, ये सल्तनत काल से भी चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राजा आते थे गंगा स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ साथ। और यहाँ पर कई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयां भी देखने को मिली है। ठीक है, गंगा स्नान को लेकर होती थी, तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, तो वाल्मीकि जी का आश्रम जरूर याद रखना है। हाँ, आइए आगे जानते हैं। हाँ, अब रामायण की बात आई है तो आप लोग एक क्वेश्चन और बताएंगे कि बताइए कि रामायण में कितने कांड हैं। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कि जो हमारी रामायण है इस रामायण में कितने कांड हैं, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, हाँ, कानपुर में ही जो है प्लास्टिक उत्पाद तथा खिलौनों के निर्माण के लिए प्लास्टिक सिटी की स्थापना की गई। आपसे पूछेगा कि बताओ उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक सिटी की स्थापना की गई है, तो वो आपका कानपुर ही है, जो खिलौनों वगैरह के लिए जो है काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क,
ठीक है, और यह ग्रीन पार्क यहीं पर बनाया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, तो इसे जरूर याद रखेंगे। अब तो बहुत सारे हैं आपका, लखनऊ का एकाना हो गया है, और भी कई सारे हैं, काफी फेमस है, काफी बड़े हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम था, और इसका नाम जरूर याद रखेंगे, ग्रीन पार्क। तो यह आपसे पूछेगा, बताओ उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क, या आपसे पूछेगा कि ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए यह कानपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 2024 में सबसे पहले जो है यूपी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हाँ 2024 से पहले यूपी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन कौन से थे, तो आपको याद होना चाहिए कानपुर में आपका है ही, ठीक है, यही ग्रीन वाला। लखनऊ में आपका एकाना हो जाता है, वाराणसी में एक है, और वाराणसी में भी क्या है, निर्माणाधीन है, यानी कार्य चल रहा है, और अलीगढ़ में अभी प्रस्तावित है। ये 4-5 है, तो इनको याद रखेंगे, 2 जरूर याद रखेंगे। कानपुर में आपका है ग्रीन पार्क, और आपका लखनऊ में एकाना स्टेडियम है, और वाराणसी में निर्माणाधीन, ठीक है, और अलीगढ़ में भी प्रस्तावित है। जल्द ही यहाँ पर भी आपको एक नया स्टेडियम देखने को मिलेगा, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी यहाँ होंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और हमने आपको जो है कानपुर के विषय में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि जो है कानपुर आपको समझ में आ गया होगा, इसकी विशेषताएं क्या है, गंगा नदी के किस साइड में बसा है, और इससे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।